नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बातें समझी थी कि आपके सामने सबसे पहले ट्रायंगल की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, थोड़ी सी खासियत देखी थी ट्रायंगल की कि दो साइड के सम तीसरे साइड से बड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, हम लोगों ने वहां पर ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है, जो उसका रेशियो होता है, अगर हम लोग एक फिक्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज लें, हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो ले, दरअसल हम लोग साइड्स के रेशियो लेना चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके पास कौन कौन सी साइड्स हो सकती हैं, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा और बेस होगा। तो अगर हम वहां पर उसका रेशियोज ले तो उस रेशियोज की हमने नेमिंग करी थी जिसका नाम हम लोगों ने साइन, कोस, टैन और कोट, सेक और कोसेक दिया था। ये आपको समझ आया। उसके पीछे का हमने आपको रीजन भी बताया था कि इसका ही नाम ये क्यों पड़ा था। वो रीजन हमारे संस्कृत वर्ड से मीनिंग था, वो पूरा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपना देखा था। ये आपको समझ आया। मैं अगर उसे यहां पर थोड़ा सा लिख दूं तो कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपके सामने एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल था। मान लीजिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से है, क्योंकि इसका एक साइड जो है वो 90 डिग्री का है और यहां पर मान लिया मैंने, मेरा एंगल बन रहा है थीटा, ये भी आपको समझ आया। और मैंने इसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से कर दी कि यहां पर मैंने इस कॉर्नर का नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया और इसका नाम यहां पर सी दिया। ये भी आपको समझ आया। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी ये वाली साइड है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है बेस के साथ और बेस आपकी ये वाली साइड होती है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब देखा था, ये सब देखा था, इसके पीछे का रीजन वगैरह सब पढ़ा था हम लोगों ने। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये आपको समझ आया। सब इसके पीछे का रीजन वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वहां पर ये देखा था कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के पास तीन साइडें होती हैं, जिसमें से पहले का नाम है परपेंडिकुलर, नेक्स्ट साइड का नाम है बेस और उसके बाद एक अनदर साइड होती है जिसका नाम होता है हाइपोटेनियस। और हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी और क्रिएटिविटी को दिखाने के बाद वहां पर ये देखा था कि आपके सामने हम लोग इस जो परपेंडिकुलर साइड है, अगर हम लोग उसका रेशियो निकाले बेस के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर का रेशियो निकाले हाइपोटेनियस के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, या फिर हम लोग अपने बेस का रेशियो निकाले परपेंडिकुलर के साथ या बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ। उसी तरीके से हाइपोटेनियस का रेशियो या तो परपेंडिकुलर के साथ या फिर हाइपोटेनियस का रेशियो बेस के साथ। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग वहां पर साइड्स का रेशियो निकाल रहे थे और फिर उस रेशियो की हम लोगों ने नेमिंग करी थी। जैसे यहां पर सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर साइड को फिक्स करा और इस परपेंडिकुलर वाली साइड का रेशियो हमने हाइपोटेनियस के साथ भी निकाल लिया था और परपेंडिकुलर वाली साइड का रेशियो हमने बेस के साथ भी निकाल लिया था। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने यहां पर अपने बेस को फिक्स रखा था और इस बेस वाली साइड का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ भी निकाला था और इस बेस वाली साइड का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ भी निकाला था। उसके नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने अपने हाइपोटेनियस को फिक्स रखा था और हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ भी निकाला था और हाइपोटेनियस का रेशियो हम लोगों ने वहां पर बेस के साथ भी निकाला था। मतलब हमारे पास जो तीन साइडें थी उन साइड्स का हम लोगों ने रेशियो निकाला। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कोई ट्रायंगल था और यहाँ पर ट्रायंगल की साइडें आपके सामने कुछ इस तरीके से बन रही है कि मान लिया मैंने ये 2 बन रहा है, ये आपके सामने मान लीजिए 5 है और ये मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर 6 है। ये आपको समझ आया। तो यहां पर हम लोगों ने जस्ट कुछ नहीं कर रहा था, हम लोगों ने 2:5 ले लिया था। यहां पर हम लोगों ने 2:6 ले सकते थे, हम लोग 5:2 ले सकते थे, 5:6 ले सकते थे। सेम बाय दिस कंडीशन हम लोग 6:2 ले सकते थे या फिर 6:5 ले सकते थे। लेकिन अब जगह जगह हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जगह जगह ऐसे नाम बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगी। इनका कुछ ना कुछ परफेक्ट नेमिंग हमें करनी पड़ेगी। तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने इसके रेशियो की नेमिंग करी थी। हम लोगों ने वो रिजल्ट देखा था कि जैसे संस्कृत में साइन को बोला जाता है अर्धज्या, रिजल्ट हमारे सामने था। फिर अर्धज्या वाले को जो इस्लामिक आए थे हमारे बाद, मतलब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था वो हमसे ज्यादा पावरफुल थे उस समय में, तो उन्होंने अर्धज्या को जीवा बोला। मतलब हम लोग जीवा बोलते थे, उन्होंने जीवा बोला। फिर जीवा का मतलब ब्रिस्ट होता है, तो लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है साइनस जिसका मतलब भी ब्रिस्ट होता है, तो उन्होंने कहा हम जीवा नहीं बोलेंगे, हम साइनस बोलेंगे। फिर साइनस बोलना कठिन पड़ रहा था, मतलब हार्ड पड़
रहा था तो हमने साइन बोलने स्टार्ट करा, फिर वो साइन पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये सारी कहानी हम लोगों ने वहां पढ़ी थी। तो जनरली हम लोग सीधा इसकी नेमिंग कर देते हैं, और नेमिंग करने पर हम लोग वहां पर ये देख रहे थे कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलने से अच्छा है आप इसका कोई एक फिक्स नाम दे देंगे, साइन। वो हमने नाम दे दिया साइन। ये आपको समझ आया? अब बात समझने वाली यहां पर ये आती है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो आपको रेशियो मिला है वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में मिला है। ये भी रिजल्ट हम लोगों ने देखा था वहां पर। बस मेरे को बोलना ये है कि ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए देखना कंपलसरी है। तो यहां पर आपके सामने ये थीटा था, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये थीटा होता तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाती। तो हम लोग यहाँ पर जो ये एंगल निकाल रहे हैं वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब इस थीटा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारा साइन सिर्फ अकेला नहीं होता, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता। उस साइन के साथ अगर कहीं पर थीटा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि अगर कहीं पर भी सामने वाला बंदा साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल में उस जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो ले लिया। उसके बाद समझने वाली बात यहां पर यह आती है कि अगर आपके सामने आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अब अगर वो किसी भी अपने राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालता है तो उसको वहां पर कोसाइन कहा जाता है। कोसाइन बोलना हमारे लिए लंबा पड़ता है, एक हैवी वर्ड है, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कोस बोलते हैं। वो कोस जो है यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है तो हम लोग उसको वहां पर कोस थीटा कह देते हैं। मतलब किसी भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को हम लोग जस्ट सिंपल कोस थीटा कहते हैं अगर हमारा एंगल थीटा है तो। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपको एक रेशियो दिखाई दे रहा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके। तो अगर कहीं पर भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो आपको मिल जाता है तो आप उसे सिंपल से वर्ड में कोस थीटा भी लिख सकते हैं अगर हमारा एंगल थीटा बन रहा होगा तो। ये आपको समझ आया? या फिर जस्ट सिंपल से वर्ड में आगे किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सामने वाला पर्सन कोस थीटा लिख के दे देता है, वो क्वेश्चन दे देता है कि कोस थीटा ये है, तो आप लोग वहां पर समझ जाइएगा इस चीज को कि अगर उसने सामने वाले पर्सन ने कहीं कोस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात कर रहा है जहां पर एंगल आपके सामने थीटा बना हुआ है। ये आपको समझ आया? बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोल दी है। मैंने आपको ये बताया कि अगर सामने वाला पर्सन कहीं पर भी आपको साइन थीटा देता है तो साइन थीटा देने का जो असली मतलब है वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि चलो साइन थीटा हो गया, नहीं। अगर वहां साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसका रियल मीनिंग है कि वहां पर उसने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया है। अगर सामने वाला पर्सन कहीं पर भी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो दे देता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि उस पर्सन ने वहां पर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो कोस थीटा की बात कर रहा है। और अगर उसने वहां पर सिर्फ एक कोस थीटा लिख दिया है तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया है जहां पर एंगल हमारा थीटा बन रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने कहीं पर भी टेन थीटा लिख दिया है। टेन थीटा का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, जो टेन फंक्शन होता है, टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। टेंजेंट वर्ड से टेन लिया गया है। तो अगर सामने वाला पर्सन कहीं पर भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिख देता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर सामने वाला पर्सन कहीं पर भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिख देता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो जगह जगह P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी नहीं बोल सकता, उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करेगा, उसकी एक नेमिंग कर देगा। आप समझ रहे हो ना? तो उसने वो नेमिंग करी है वहां पर टेन थीटा, तो हम समझ जाइएगा कि कहीं पर भी अगर टेन थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब उसने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करी है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है किसके रेस्पेक्ट में? थीटा एंगल के, सॉरी एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में। ये आपको समझ आया? तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लिखा हुआ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके सामने tan थीटा बन रहा है क्योंकि यहां पर एंगल आपका थीटा है। ये भी आपको समझ आया? ये सारी बातें आपके सामने जो हमारे पूर्वज थे, मतलब एंशिएंट टाइम्स में जैसे आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे, ये सारे के सारे चीज जो मतलब हमारे मैथमेटिशियन थे, हमारे पूर्वज थे, वो यहाँ पर इन सारे नामों को संस्कृत वर्ड में बोला करते थे। समझ रहे? जैसे मान लो वो आपने बोल दिया कि मान लीजिए किसी एक बेबी का जन्म हुआ, आपने उसका नाम राम दे दिया, किसी अनदर बेबी का जन्म हुआ, आपने उसका नाम श्याम दे दिया। इसी तरीके से करके जब वो वहां पर उसका रेशियो निकाल रहे थे तो उसका रेशियो को उनकी नेमिंग करनी थी। तो संस्कृत के हिसाब से जो भी नेमिंग बन रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विकिपीडिया की फाइल यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिख भी रही होगी।
तो वहां पर वो उन्होंने क्या करा कि उस रेशियो की नेमिंग करी संस्कृत के हिसाब से। अब संस्कृत के हिसाब से उसकी जब नेमिंग उन्होंने कर दी तो उसके बाद हमारे बाद इस्लामिक आए थे। इस्लामिकों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा योगदान अपना दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे संस्कृत वर्ड को रिजेक्ट करके उससे ही मिलता जुलता एक वर्ड बनाया जो कि एक इस्लामिक भाषा में बोला जाता है। फिर उसके बाद लैटिन आए थे, मतलब जो अंग्रेज टाइप के थे, इंग्लिश पर्सन थे, वो आए थे। उन्होंने क्या कहा कि इस्लामिक पर्सन जो इंग्लिश पर्सन थे वो इस्लामिक से ज्यादा मतलब पावरफुल थे। तो उन्होंने क्या करा, इस्लामिक वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड, उसी के सिमिलर वर्ड अपनी भाषा में दे दिया। और फिर उसके बाद आज तक आपके सामने जो इंग्लिश पर्सन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हम लोग या फिर पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसी बात को एक्सेप्ट करता है। और हर जगह आपके सामने अगर कहीं पर भी tan थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आपके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ही बात कर रहा है। या फिर अगर कहीं पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है इसका मतलब वो tan थीटा की ही बात करेगा। ये आपको समझ आया? तो ये वहां पर उसका रीजन था। बाकी ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये एक संस्कृत वर्ड से मिलते जुलते वर्ड इस्लामिक बने थे। फिर इस्लामिक से मिलता जुलता वर्ड आपका ये sin cos tan यहां पर बना हुआ है। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से अगर कहीं पर भी आप यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेते हैं, जो सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कहीं पर भी आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेते हैं तो उसकी एक नेमिंग करी जाती है और उसको वहां पर कोसेकेंट बोला जाता है। कोसेकेंट बोला जाता है। और जगह जगह कोसेकेंट बोलने में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं। ये समझ आया? तो आपके सामने अगर कहीं पर भी कोसेक लिखा हुआ है तो कोसेक थीटा के साथ बन रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में बन रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कोसेक थीटा होने का मतलब वो यहाँ पर वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। अच्छा, कहीं पर भी सिर्फ कोसेक नहीं हो सकता। कोसेक आपके सामने एक जस्ट वर्ड होगा जो कि आपको बता देगा को अर्ध त्रिज्या, संस्कृत में बोला जाता है को अर्ध त्रिज्या। इसका आपके सामने बस एक वर्ड हो गया, ये क्या बना, कुछ मीनिंग नहीं रह गया। लेकिन अगर आपके सामने वो थीटा आपने लगा दिया तो वो समझ जाएगा कि सामने वाले पर्सन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो लिया हुआ होगा। लेकिन सिर्फ एक कोसेक लिखने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से अगर आपको कहीं पर हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो मिल जाता है तो हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो मिलने का मतलब वो यहां पर एक वर्ड की बात करेगा और उसका वर्ड का नाम है यहां पर सेकंड। मैं लिख देता हूं, उस वर्ड का नाम है यहां पर सेकंड। अब जगह जगह सेकंड बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, ये एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, तो हम लोगों ने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई और सेकंड को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलना स्टार्ट किया। अब सेक के साथ ये सेक जो है वो थीटा के एंगल के रेस्पेक्ट में काम कर रहा है। हम लोग एक रेशियो की बात कर रहे हैं, वो रेशियो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकला हुआ है, तो हम लोग इसको यहां पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस को सेक थीटा कहेंगे। ये आपको समझ आया? और उसके बाद लास्ट हमारे पास अगर कहीं पर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो आपको मिल जाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसका नाम वहां पर वो कोटेंजेंट देगा। अब कोटेंजेंट बोलना आपके लिए हार्ड पड़ेगा तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में उसको वो कोट कहेगा। कोट आपके सामने जस्ट नॉर्मली एक वर्ड है, लेकिन आप जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करोगे तो उसके पास कोई ना कोई एंगल होगा और उस एंगल के साथ वो यहां पर कोट में आपके पास थीटा लगा देगा और उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि कहीं पर भी अगर कोट थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो की बात कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर रेशियो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। ठीक है। अब आप लोग यहां पर एक बात काफी ध्यान से देख सकते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा आपके सामने ये जो वर्ड साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आपने वहां पर परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ लिया। भाई जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप जब एक ट्रायंगल के ऊपर काम कर रहे हो, ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं लेकिन टोटल रेशियो आपके सामने 6 बने हैं, इसका मतलब इसमें से हर एक एंगल जो है किसी ना किसी रेशियो हर एक रेशियो जो है वो किसी ना किसी अनदर रेशियो का अपोजिट है, किसी ना किसी अनदर रेशियो का इनवर्स है। तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए कि आपके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को आप साइन थीटा कह रहे हो और इसी सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का अगर आप इनवर्स ले लेते हो, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे का अगर आप रेशियो लेते हो तो उसका नाम यहां पर कोस थीटा है। भाई कहने वाली बात यहां पर जस्ट सिंपल सी ये है कि आप लोग अगर साइन थीटा फंक्शन का इनवर्स करते हो, मतलब इनवर्स, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप इनवर्स निकालो तो साइन इनवर्स, वो बात नहीं, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलता है। तो अगर आप लोग इस रेशियो का इनवर्स कर देते हो, इस रेशियो के इनवर्स करने का मतलब है कि आप लोग हाइपोटेनियस को ऊपर कर देते हो और परपेंडिकुलर को नीचे कर देते हो, तो वो आपके सामने एक नया फंक्शन क्रिएट करता है और उस फंक्शन को वहां पर कोस
कोसेक थीटा कहा जाता है। ये आपको समझ आया। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो यहां पर कि मान लिया आपके सामने जो ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपको समझ आया। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको समझ आया। आपके सामने जो ये एच था वो सबसे नीचे आ जाएगा बाय द, वो कहते हैं ना फर्स्ट वाला फोर्थ से और दूसरा बीच वाले में। तो ये आपके सामने जो सबसे ऊपर हाइपोटेनियस था वो नीचे की तरफ आ गया। तो रिजल्ट क्या बन गया? 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको समझ आया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है तो आप क्या कहोगे? उसको वहां पर साइन थीटा कहोगे। तो आपके सामने क्या रिजल्ट बन गया? ये वाला 1 अपॉन में साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी वो कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि कोसेक थीटा का मतलब वो यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा की बात कर रहा है। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पर आप लोग कोस थीटा का रेशियो को बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोल रहे हो, जबकि सेक थीटा के रेशियो को हाइपोटेनियस अपॉन बेस बोल रहे हो। इसका मतलब आपके सामने जो फंक्शन सेक थीटा है, मैं इसको ये डायग्राम रफ करूंगा, कर दूं, ठीक है। आपके सामने यहां पर जो फंक्शन सेक थीटा है उस सेक थीटा के रेशियो को आपने बोला हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ये आपको समझ आया। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो ये हाइपोटेनियस सबसे ऊपर से सबसे नीचे आ जाएगा और रिजल्ट आपके सामने 1 अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस बन जाएगा। ये भी आपको समझ आया। और अगर कहीं पर भी आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो मिल जाता है, इसका मतलब जब आपके सामने बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको कहीं पर भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो मिलता है तो उस रेशियो की नेमिंग आप कोस थीटा की फॉर्म में करते हो। ये आपको समझ आया। इसका मतलब ये जो आपका b अपॉन एच है इसकी जगह आप यहां पर 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। तो आपके सामने क्या ही फंक्शन बन गया कि जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, एंड बाय द सेम कंडीशन जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपको समझ आया। इसी तरीके से आपके पास एक लास्ट रेशियो और आता है, जैसे यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये जो कोट थीटा है इसको आप लोग यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहना चाह रहे हो, लेकिन इसी का जस्ट एक अपोजिट रेशियो p अपॉन बी यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर कोट थीटा आपके पास b अपॉन पी है, अगर कोट थीटा आपके सामने बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो बेस को सबसे नीचे लाओगे तो रिजल्ट आपके सामने 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। और इसका मतलब यहां पर 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है? tan थीटा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने tan थीटा। इसका मतलब अगर कहीं पर भी कोसेक थीटा लिखा हुआ है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप 1 अपॉन साइन थीटा उसको लिख सकते हो। अगर आपके सामने कहीं पर सेक थीटा लिखा हुआ है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। और आपके सामने अगर कहीं पर कोट थीटा लिखा हुआ है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हो। ये आपको समझ आया। बड़ा सिंपल सा रूल मैंने बताया, ये भी समझ है आपको। अच्छा, यहां पर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इसको रफ कर दे क्या? ठीक है। आप यहां पर कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख रहे हो तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व करें तो वही तरीके से कि साइन थीटा को आप यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कह रहे हो, परपेंडिकुलर को सबसे नीचे लाओगे, रिजल्ट आपके सामने 1 अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने सिंपल सा 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ये भी समझ आया आपको भाई। उसी तरीके से जैसे आपके सामने यहां पर ये tan थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा का मीनिंग क्या होता है? tan थीटा का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके सामने हमने अभी जब बात करी थी तो वहां पर आपको समझाया था कि अगर आपको कहीं पर भी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिल जाता है तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को tan थीटा यहां पर कहा जाता है। तो रिजल्ट आपके सामने tan थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा को आप यहां पर लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपको समझ आया। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू होती है? कोट थीटा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने 1 अपॉन में कोट थीटा। ये समझ आया भाई आपको। उसी तरीके से जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो ये वाला हो गया। अच्छा, ये कोस थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा का मीनिंग क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप बेस को उठा के सबसे नीचे लाएंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के रेशियो को कहा जाता है सेक थीटा। तो रिजल्ट आपके सामने यहां पर बन जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा। समझाने वाली बात यहां पर जस्ट सिंपल सी ये थी कि आपके सामने जो फंक्शन कोसेक थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन साइन थीटा कह सकते हो, और जो फंक्शन साइन थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन कोस थीटा भी कह सकते हो। आपके सामने जो अनदर फंक्शन कोस थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन सेक थीटा कह सकते हो, और जो आपके सामने फंक्शन सेक थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन कोस थीटा भी कह सकते हो। उसके बाद अनदर आपके सामने एक अनदर फंक्शन आता है कि जो आपके सामने कोट थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन टेन थीटा कह सकते हो, और जो आपके सामने टेन थीटा होता है उसको आप लोग 1 अपॉन कोट थीटा भी कह सकते हो। ये आपको समझ है? तो ये यहाँ पर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो थे, ये समझ है आपको? तो रेशियो वाला टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म होता है। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम को आगे कंटिन्यू करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने सुनी होगी। पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मतलब नेचुरल लाइफ में तो वो कुछ और थे, लेकिन उन्होंने इस थ्योरम को दिया था तो उसके नाम पे ही थ्योरम पड़ गई पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका प्रूफ हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वाली वीडियो में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ होगा, लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे और उसके टॉपिक पे आगे की तरफ बात करेंगे। प्रूफ के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी पाइथागोरस की, जिसमें सिर्फ वही टॉपिक होगा वो बनाई जाएगी। ये आपको समझ आया? तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर देखते हैं तो ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं है। सॉरी, मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल लिखना था, राइट एंगल और ये ट्रायंगल। ये आपको समझ आया? ठीक है। उसके बाद वो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर मैं उसे यहां पर लिखूं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट बनेगा कि ये आपके सामने कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की मान लीजिए हम लोगों ने नेमिंग कर दी, तो ये नाम आपके सामने ए, ये वाला बी और ये वाला सी बन गया। मान लीजिए हम लोग इसको यहाँ पर थीटा मान के चल रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये नीचे वाला आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बेस बन जाएगा और ये वाली लाइन आपके पास हाइपोटेनियस बन जाएगी। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप कर दो और उसको ऐड कर दो किसी बेस के स्क्वायर में, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। मतलब जैसे सिंपल से एग्जांपल है कि आपके सामने किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको समझ आया? अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम ने तो अपनी सिर्फ इतनी सी बात बोल के इस टॉपिक को फिनिश कर दिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए जिन्होंने इस टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और उन्होंने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई। वो ये कहने लगे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग रेशियो के ऊपर पढ़ रहे हैं, हम लोग वहां पर फंक्शन के ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं उसका रेशियो निकालते हैं, वही हमारे सामने, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में वही हमारा मेन टॉपिक है, मतलब हम लोग वही पढ़ना चाह रहे हैं किसी एक ट्रायंगल के बारे में। तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए उन्होंने क्या करा कि फर्स्ट बाय फर्स्ट यहां पर ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, एक एक करके उन्होंने इस चीज को तीनों साइड से डिवाइड करा, बल्कि तीनों साइड के स्क्वायर से डिवाइड करा। मतलब इस वाली इक्वेशन को परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी डिवाइड करा, नेक्स्ट टाइम इसी वाली इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड करा, फिर से नेक्स्ट टाइम इसी वाली इक्वेशन को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करा। ये आपको समझ आया? तो यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन है, मान लिया हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना और उन्होंने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, क्योंकि आप देखिए आपके सामने, चलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। ये हो जाएगा आपके सामने परपेंडिकुलर स्क्वायर को आपने डिवाइड करा परपेंडिकुलर स्क्वायर से, यहाँ पर बेस का स्क्वायर को डिवाइड करा आपने परपेंडिकुलर स्क्वायर से, यहाँ पर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर को डिवाइड करा आपने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों के नीचे कैसे आया होगा, ये आपको समझ आया? चलिए मैं आपको बता देता हूं पूरा सिंप्लीफाई करके। ये देखिए ऐसे आया था।
आपके सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर लिखा था, आपने इस पूरे के पूरे दोनों को डिवाइड करा परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ये तो आपको समझ आया। उसके बाद वैसे ही राइट हैंड साइड में जो आपके सामने हाइपोटेनियस का स्क्वायर लिखा था उसको आपने डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ये भी आपको समझ आया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो इस वाली टर्म के नीचे भी जाएगा और यही परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस वाली टर्म के नीचे भी जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको समझ आया। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल होकर रिजल्ट आपको 1 देगा। तो ये हो गया आपके सामने, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया 1 प्लस का ये जो बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर दोनों के स्क्वायर को आपस में कंबाइन कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर फिर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर अलग अलग लिखा हुआ है, अगर आप आपस में दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी आपको समझ आया। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि आपको जो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो की क्या नेमिंग करी थी हमने, कोट थीटा। सिंपल सा एग्जांपल है। तो आपके सामने ये बन गया 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर की तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो मिल जाता है तो आप लोग उसको कोसेक थीटा कहोगे। तो रिजल्ट आपके सामने आ गया यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया। इसका मतलब आपके सामने एक फॉर्मूला क्रिएट होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको समझ आया, ठीक है। अब यहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसी वाले फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और क्रिएट करे जा सकते हैं, और वो फॉर्मूले आपके सामने कुछ इस तरीके से होंगे कि सबसे पहले ये जो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा है वो उस तरफ जाएगा, आपके सामने माइनस हो जाएगा। तो आपके सामने फॉर्मूला क्रिएट होगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आपके सामने कहीं पर भी 1 लिखा हुआ है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर आपके सामने कहीं पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप लोग उसको आंख बंद करके 1 भी लिख सकते हो। उसी तरीके से आपके सामने एक अनदर फॉर्मूला ये वाला बनाया जा सकता है कि जो ये प्लस का 1 दिख रहा है, इस प्लस के 1 को उठाकर आप उस तरफ ले जाओगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 1। तो फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू ये वाला कोट स्क्वायर थीटा। मैंने कुछ नहीं कहा, ये वाला प्लस का 1 उठ के उस तरफ जाएगा, आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस का 1 उस तरफ गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू ये वाला सेम टू सेम है यहां पर कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया, ठीक है। तो यहां पर इस पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था आपके सामने कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अनदर फॉर्मूला आपके सामने ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और एक अनदर फॉर्मूला आपके सामने था कि जो 1 होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से अब देखिए यहां पर हम लोगों ने इस पाइथागोरस थ्योरम को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करा था। हमारे सामने 2 कंडीशन और भी हो सकती थी, 2 प्रोबेबिलिटी और भी हो सकती थी कि हम लोग इसको यहां पर बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें या फिर हम लोग इसको यहां पर हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो वो वाला अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, आइए उसे करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यहां पर बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने आ गई कंडीशन की डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर। तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर को आप लोग डिवाइड करोगे बेस के स्क्वायर से और वो बराबर हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे बेस के स्क्वायर से, क्योंकि अगर आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो वो तो आपको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको समझ आया। अब फिर से वही बात होगी कि ये जो बेस का स्क्वायर आपके पास एक सिंगल टर्म है तो वो इस दोनों अलग अलग टर्म के नीचे अलग अलग सेपरेट होगी। तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर प्लस का ये वाला बेस का स्क्वायर फिर से अपॉन में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर और फिर से यहां पर बेस का स्क्वायर। ये आपको समझ आया।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा और आप लोग इन दोनों स्क्वायर को आपस में कंबाइन कर दीजिए, स्क्वायर को आपस में कंबाइन कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कट गया 1 बचा इज इक्वल टू, यहां पर भी आप लोग आपस में स्क्वायर को कंबाइन कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस का होल स्क्वायर। ये आपको समझ आया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो मिल जाता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो मिलते ही आप लोग उसको वहां पर tan थीटा लिख दोगे तो फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हो गया यहां पर कि tan स्क्वायर थीटा, ये पीछे वाला प्लस का 1 तो आपका अभी भी सेम है, इज इक्वल टू, अगर आपको कहीं पर भी हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशियो मिलता है तो हमने आपको बताया था रेशियो वाले में कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस के रेशियो को सेक थीटा कहा जाता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो रिजल्ट आपके सामने बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया। तो आपके सामने एक फॉर्मूला, एक अनदर फॉर्मूला क्रिएट होता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया। यहीं से आप दो अनदर फॉर्मूले और बना सकते हो। कौन सा? कि एक बार आप tan स्क्वायर थीटा को उठाकर उस तरफ ले जाओगे, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा यहां पर 1 तो आपका अभी भी सेम है तो 1 इज इक्वल टू, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा भी आपका सेम है, आपने जस्ट क्या चेंज किया कि ये वाला प्लस का tan स्क्वायर थीटा को आप उठाकर उस तरफ ले गए तो रिजल्ट आपको मिल गया माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हो गया कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया। उसी तरीके से एक अनदर फॉर्मूला क्रिएट करा जा सकता है यहां पर कि ये आपके सामने जो प्लस का 1 दिख रहा है, अगर इस बार ये प्लस का 1 उठ के उस तरफ जाएगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपने tan स्क्वायर थीटा को चेंज तो नहीं किया तो ये तो यहीं पर सेम टू सेम रहेगा, इज इक्वल टू ये प्लस का 1 उठ के उस तरफ गया है तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपको समझ आया। तो आपके सामने अगर आपने इस पाइथागोरस थ्योरम को बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब आपके सामने 3 नए फॉर्मूले क्रिएट हो जाते हैं जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहां पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको समझ आया। अब आपके सामने इस पाइथागोरस थ्योरम में एक लास्ट क्रिएटिविटी और दिखाई जा सकती है और वो क्रिएटिविटी यहां पर ये है कि क्या हो अगर आपने इस पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर वाला कर चुके हैं, बेस वाला ये रहा, हाइपोटेनियस वाला भी बचा हुआ है तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर अपॉन में नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन में नीचे फिर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपको समझ आया। ये हाइपोटेनियस दोनों वैल्यू के नीचे जाएगा और रिजल्ट आपको यहां पर परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये नीचे हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस का ये वाला बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और कट के आपको रिजल्ट 1 देगा। ये आपको समझ आया। आप यहां पर दोनों के स्क्वायर को आपस में कंबाइन करोगे तो रिजल्ट आपको यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर दे देगा प्लस का, अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को आपस में कंबाइन करोगे तो रिजल्ट आपको बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर दे देगा और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी यहां पर 1 के। ये भी आपको समझ आया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहा जाता है? सही है, साइन थीटा। तो आपके सामने ये हो गया साइन, ऊपर की तरफ स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनियस के रेशियो को क्या कहा जाता है? कोस थीटा। तो आपके सामने यहां पर ये हो गया कोस, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वल टू 1 तो आपका ही है तो आपके सामने आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ आया। अब आप ये कोस स्क्वायर थीटा उठाकर उस तरफ ले जाओगे, रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का ये प्लस का कोस उस तरफ जाके हो गया माइनस का
कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और उसी तरीके से अगर साइन उठ के उस तरफ जाएगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो आपका सेम टू सेम है, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ आया। तो ये आपके सामने फिर से पाइथागोरस के थ्योरम के बेस पे तीन नए फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक अनदर फॉर्मूला आपके सामने होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। और एक अनदर फॉर्मूला आपके सामने होता है कि 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो ये आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम से टोटल 9 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ये आपको समझ आया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज था। इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट एक क्रिएटिविटी है। ये आपके सामने किसी पर्सन ने अगर ये सोचा होगा, इसको बनाया होगा, जिस मैथमेटिशियन ने भी सबसे पहले इसको करा हो, उसकी क्रिएटिविटी ही तो है। मान लीजिए पाइथागोरस ने इसे लिख के छोड़ दिया या फिर पाइथागोरस ने ही इसे दिया हो, मुझे नहीं पता। तो ये मान लीजिए जिस पर्सन ने भी ये प्रूफ करा, ठीक है, प्रूफ करा, अच्छी बात है। प्रूफ करने के बाद उसने क्या करा कि रेशियो ले लिया यहाँ पे, और रेशियो लेने के बाद अलग से 9 फॉर्मूले क्रिएट कर दिए। तो ये क्रिएटिविटी है। तो मैथमेटिक्स में आपसे हमेशा कहता हूं कि आपकी क्रिएटिविटी मांगता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आए, रफ कर दें, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, वो सर्कल हमारा सन, अर्थ या फिर हमारे जितने भी जो प्लैनेट होते हैं उसको ध्यान में रखकर लिया गया है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग अर्थ पर रहते हैं और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है इस तरीके से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सर्कल लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जनरली मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक गोल है, जबकि परफेक्ट गोल नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सर्कल लेने वाले हैं और उस सर्कल के फ्रैक्शन करने वाले हैं। फ्रैक्शन का मतलब उसके पार्टीशन करने वाले हैं। वो पार्टीशन हम लोग देखेंगे कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और फिर हमारे सामने जो भी रिजल्ट होगा उसके सामने यहाँ पर बात होगी। लेकिन स्टार्टिंग तो हमारी एक सर्कल से होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारे सामने एक सर्कल है, ये आपको समझ आया। ये इस सर्कल का यहाँ पर सेंटर है और इस सेंटर से मैंने क्या करा, मतलब और सेंटर है और ये आपके सामने इसका ओरिजिन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अब मैंने क्या करा, इस सेंटर पॉइंट से टच होते हुए 2 डायमीटर खींचे। 2 डायमीटर खींचे। डायमीटर का मतलब मान लीजिए एक डायमीटर आपके सामने कुछ इस तरीके से गया और एक डायमीटर आपके सामने कुछ इस तरीके से गया। ये आपको समझ आया। अब यहां पर ये मैंने एक सर्कल बनाया है और 3.1 में हम लोगों ने काफी अच्छे समझा था और उसके ऊपर तो मैंने बहुत ही कुछ अलग ही कहानी सी सुना दी थी करीब आधे घंटे की, कि आपके सामने जो सर्कल है वो 360 डिग्री का ही क्यों लिया जाता है। वो पूरी कहानी थी आधे घंटे की। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सर्कल है और ये सर्कल जो है हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री का लेते हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का है। ये आपको समझ आया। मतलब एक सर्कल अगर पूरा राउंड करता है तो वो 360 डिग्री का होता है। अब हम लोगों ने कुछ नहीं करा, जस्ट एक सर्कल लिया था। सर्कल के हम लोगों ने 2 डायमीटर क्रिएट करे। एक इस सेंटर से टच होके जाता है और एक इस सेंटर से टच होके जाता है। और ये पूरा का पूरा सर्कल आपके सामने 360 डिग्री का था। आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे 360 डिग्री को मैंने क्या कर दिया, 4 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये आपको समझ आया। आपके सामने मैंने जो ये एक सर्कल था, इस पूरे के पूरे एक सर्कल को जो 360 डिग्री का था उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 4 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब जस्ट सिंपल मैंने उसके सेंटर से टच होते हुए 2 डायमीटर खींचे और वो ऑटोमेटिकली 4 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये आपको समझ आया। अब ये पूरा का पूरा 360 था, तो 360 को जब 4 पार्ट में ब्रेक करोगे, इसका मतलब जब 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके सामने 90 मिलेगा। 90 मिलने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपके सामने जो एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा अर्थ होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसका मतलब जब भी हमें पॉजिटिव की बात करनी होती है तो पॉजिटिव की बात करने का मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब भी हमें किसी नेगेटिव पॉइंट की बात करनी होती है तो नेगेटिव पॉइंट की बात करने का मतलब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये आपको समझ आया।
तो यहां पर आपके सामने हमारे सामने एक सर्कल है, और हम लोग जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव का मतलब हम लोग एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपके सामने यहां पर ये पूरे के पूरे 360 डिग्री को मैंने 4 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, और 4 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब उसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड का मतलब ही होता है 4, पेंटा का मतलब 5, ट्राई का मतलब 3, ये समझ आया, बाय का मतलब 2, या फिर जो उसके सामने लीनियर होता है उसका मतलब 1, या फिर जो आपके सामने सोलो होता है उसका मतलब 1। उसी तरीके से हेक्सा, हेप्टा, फिर उसके सामने ऑक्टा, नैनो, डाइको, ये सब चलता चला जाता है। यहां पर क्वाड है, क्वाड का मतलब 4, आपने सर्कल को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अब ये क्वाड्रेंट बन गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अलग क्वाड्रेंट है। उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो वही होता है। तो आपके सामने ये एक अलग क्वाड्रेंट है, फिर से आपके सामने ये एक अलग क्वाड्रेंट है, और ये वाला एक अलग क्वाड्रेंट है। इसका मतलब जब आप सबसे पहले शुरुआत आपकी यहां से होती है, यहां से होने का मतलब, क्योंकि जो आपका कोई भी एंगल होता है वो ये वाला होता है, ये 0 डिग्री का एंगल होता है। तो आपके सामने अगर यहां से स्टार्टिंग उसकी हो रही है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपको समझ आया। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज में जब मैं मूव करता हूं तो अब मैं इस क्वाड्रेंट पर पहुंच जाता हूं, और इस क्वाड्रेंट पर पहुंचने का मतलब मैं इसकी नेमिंग करूंगा, और इसकी नेमिंग में यहां पर कहूंगा ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपको समझ आया। उसके बाद मेरे पास ये वाला क्वाड्रेंट आता है, इसका मतलब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। उसके बाद मेरे पास ये वाला क्वाड्रेंट आता है, इसका मतलब ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपको समझ आया। अब यहां पर थोड़ा सा सोचिए, इस क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा सोचिए। मान लीजिए मैंने इसको क्या करा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाने का मतलब यहां पर इसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग आपके सामने, ये मैंने क्या करा, इसको एक्स एक्सिस बना दिया और इसको वाई एक्सिस बना दिया, जो कि फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी आपको समझ आया। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन का मतलब 0 है, और ओरिजिन से अगर मैं राइट की तरफ जाता हूं तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूं इसका मतलब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ओरिजिन से अगर मैं अपर की तरफ जाता हूं इसका मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, और ओरिजिन से अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं, लोअर केस में जाता हूं, इसका मतलब मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इस समय मैं ओरिजिन से राइट साइड में हूं, इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी वो मेरे सामने प्लस होगी। यहां पर ओरिजिन से मैं ऊपर की तरफ हूं, इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी वो मेरे सामने प्लस होगी। ये आपको समझ आया। यहां पर ओरिजिन से मैं इस लेफ्ट साइड में आ गया। लेफ्ट साइड में आने का मतलब मैं इस समय नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, और यहां पर इस समय मैं ओरिजिन से नीचे हूं। ओरिजिन से नीचे होने का मतलब मैं फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं जस्ट एक सिंपल इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाला हूं। मिलाने का मतलब मैंने यहां से एक लाइन खींची जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करती है, फिर से मैंने एक लाइन खींची जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करती है, एक अनदर लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करती है, और एक फिर से अनदर लाइन जो इन दोनों पॉइंट को आपस में टच करती है। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने क्या करा, ये क्वाड्रेंट बनाया था, तो क्वाड्रेंट बनाने पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये यहां पर आपके सामने ये ऊपर की तरफ ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है। ये आप समझ रहे हैं। इस वाले पॉइंट में ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां पर ये मेरा थीटा बन रहा है। ये भी आपको समझ आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो यहां पर आपके सामने ये प्लस है, ये प्लस है, और ये आपके सामने नहीं पता। देखिए नहीं पता तो हम लोग निकालेंगे, क्या होगा सोचिए थोड़ा सा। ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। ये भी आपको समझ आया। यहां पर इस वाली लाइन को बेस कहा जाएगा। ये भी आपको समझ आया। हाइपोटेनियस एक लाइन है। अब आप समझिए हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर करके। अब परपेंडिकुलर भले ही चाहे नेगेटिव हो, या फिर बेस जो है वो भले ही चाहे नेगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, और पॉजिटिव का एडिशन तो पॉजिटिव ही होता है ना। जैसे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब भले ही p और b की वैल्यू भले ही चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसका स्क्वायर जो लगा हुआ है वो तो उसे पॉजिटिव ही कर देगा, और पॉजिटिव का एडिशन तो पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब हाइपोटेनियस हर एक केस में आपके सामने पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये आपको समझ आया। हर एक केस में, क्योंकि हर केस में आपके सामने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर लगेगा। ये आपको समझ आया। अब थोड़ा सा सोचिए, यहां पर आपके सामने मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहते हुए आप साइन थीटा की बात करते हो।
अगर आप लोग यहाँ पर इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग साइन थीटा की बात करते हो, तो साइन थीटा का मतलब तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसी तरीके से कोस थीटा का मतलब तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बाय द सेम कंडीशन टेन थीटा का मतलब तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। उसी तरीके से कोट थीटा का मतलब यहाँ पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा का मतलब यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। एंड लास्ट वन इज इक्वल टू कोसेक थीटा जो होता है वो हमारे सामने हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोचिए, आपके सामने परपेंडिकुलर भी प्लस का है, बेस भी प्लस का है और यहां पर ये हाइपोटेनियस भी प्लस का है। आपके सामने तीनों की तीनों साइड प्लस की हैं, परपेंडिकुलर भी प्लस, हाइपोटेनियस भी प्लस, तो दोनों का रेशियो आपके सामने प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का रेशियो प्लस ही आएगा। कोस थीटा फिर से बेस भी प्लस है, हाइपोटेनियस भी प्लस है, तो प्लस प्लस का रेशियो फिर से क्या आएगा प्लस। मतलब तीनों की तीनों साइडें प्लस है, परपेंडिकुलर भी प्लस, बेस भी प्लस, हाइपोटेनियस भी प्लस। देखिए ना, परपेंडिकुलर भी प्लस, बेस भी प्लस और हाइपोटेनियस भी प्लस, तो आप इसका रेशियो किसी भी तरीके से निकाल लो। परपेंडिकुलर बेस का रेशियो ले लो, दोनों के दोनों प्लस है तो उसका रेशियो भी प्लस आएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, दोनों के दोनों प्लस है तो फिर से उसका रेशियो प्लस आएगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस ले लो, दोनों के दोनों प्लस है तो फिर से उसका रेशियो प्लस आएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, दोनों के दोनों प्लस है तो फिर से उसका रेशियो यहाँ पर प्लस ही आना है। ये आपको समझ आया। इसका मतलब कहने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है, समझने वाली बात ये आ जाती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, 6 का 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारे के सारे फंक्शन हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये आपको समझ आया। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी इसी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो अभी भी है, बस ये वाली साइड हमारे पास बेस है और ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास परपेंडिकुलर तो प्लस का है, बेस हमारे पास माइनस है और ये हाइपोटेनियस हमारे पास प्लस है। परपेंडिकुलर तो हमारे पास प्लस का है, बेस हमारे पास माइनस है और हाइपोटेनियस हमारे सामने प्लस है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो निकालोगे तो परपेंडिकुलर भी प्लस, हाइपोटेनियस भी प्लस, तो प्लस प्लस का रेशियो आपके सामने क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर आप लोग कोस थीटा की बात करो, कोस थीटा देखिए, कोस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आ गया आपके सामने नेगेटिव, हाइपोटेनियस आ गया आपके सामने पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो नेगेटिव और माइनस और प्लस जो होता है वो माइनस होता है। इसका मतलब कोस थीटा आपके सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप टेन थीटा की बात करो, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपके सामने प्लस का है, बेस आपके सामने माइनस का है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो प्लस और माइनस का रेशियो आपके सामने माइनस आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके सामने फिर से माइनस की हो गई। आप लोग यहाँ पर कोट थीटा का रेशियो निकालिए। कोट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस आपके सामने नेगेटिव है, परपेंडिकुलर आपके सामने पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रेशियो आपके सामने फिर से नेगेटिव आ जाएगा। आप लोग सेक थीटा की बात करिए, सेक थीटा आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है लेकिन बेस आपके सामने नेगेटिव है। इसका मतलब जब आप इसका रेशियो निकालोगे प्लस माइनस का तो आपको माइनस मिल जाएगा। और आप कोसेक थीटा की बात करिए, कोसेक थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनियस आपका प्लस का है, परपेंडिकुलर भी आपका प्लस का है, तो प्लस प्लस का रेशियो प्लस ही आएगा। इसका मतलब ये वाली साइड आपके सामने प्लस की हो गई। ये आपको समझ आया। तो समझने वाली बात यहां पर ये आती है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सामने सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही प्लस के होते हैं, बाकी सारे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा माइनस के होते हैं। ये आपको समझ आया। सिर्फ साइन और कोसेक प्लस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग टेन थीटा का निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए, ये बेस है, ये वाली लाइन बेस है, बेस का मतलब नेगेटिव। ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब भी नेगेटिव, और ये लाइन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मतलब भी नेगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, ये लाइन आपके सामने बेस भी नेगेटिव है, बस हाइपोटेनियस आपके सामने पॉजिटिव है। तो आप लोग इसका रेशियो निकालिए। देखिए कैसे निकालोगे, वही सेम तरीका। फिर से आप सबसे पहले साइन थीटा को लोगे। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब माइनस अपॉन में प्लस, तो माइनस और प्लस का रेशियो माइनस आना है।
फिर आप लोग cos थीटा लोगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस नेगेटिव हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस का रेशियो माइनस आना है। फिर आप लोग tan थीटा लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस आ गया। अब डबल बार माइनस आ गया तो वो आपस में कैंसिल होकर क्या दे देगा, प्लस दे देगा। इसका मतलब आपके सामने जब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव था, बेस भी नेगेटिव था, तो दोनों का रेशियो जब आप लोग करोगे तो आपके सामने प्लस आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर प्लस हो गया। आप कोट थीटा की बात करिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव, दोनों का रेशियो करोगे, माइनस माइनस कंबाइन होगा, रिजल्ट आपको प्लस दे देगा। आप सेक थीटा की बात करिए, सेक थीटा आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, तो आपके सामने प्लस माइनस का रेशियो माइनस आ गया। आप कोसेक थीटा की बात करिए, कोसेक थीटा आपके सामने हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनियस पॉजिटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो प्लस माइनस का रेशियो आपके सामने माइनस आ गया। जस्ट सिंपल सा तरीका। तो आपके सामने ये थर्ड क्वाड्रेंट था। अच्छा, सेम फोर्थ का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस बता दे रहा हूं। फोर्थ में ये आपके सामने बेस की लाइन है, बेस का मतलब ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, तो बेस आपके सामने यहां पर पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर आपके सामने नेगेटिव है, हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही रहता है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और आप लोग बताइए। मैं बता दे रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सामने कोस थीटा और सेक थीटा प्लस होगा, बाकी सारे के सारे माइनस होंगे। तो आपके सामने अगर मैं इसकी पूरी समरी दूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारे प्लस होते हैं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके सामने सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा प्लस होता है। आप लोग देख लीजिएगा, टेन थीटा और कोट थीटा प्लस होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जब आप लोग सेम इसी तरीके से ट्राई करोगे तो आपके सामने सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा प्लस होगा, बाकी सारे आपके सामने ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगे। तो ये यहाँ पर क्वाड्रेंट का बहुत ही थोड़ा सा बेसिक था। अभी तो हमारे सामने और सारी बातें बची हुई हैं। अभी मतलब हमारे सामने ये बचा हुआ है कि जो हमारे सामने क्वाड्रेंट है इनकी हम लोग नेमिंग करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, कितने एंगल से कितने एंगल तक है। फिर उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे कि इस ट्रायंगल से क्या कोई और कुछ बनाया जा सकता है। ये सारी बातें अभी यहां पर होंगी, तो वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में आप हमारा इतना ही रहेगा। बाकी आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा है कमेंट करके फीडबैक दो, ये कंपलसरी है। एक बार फीडबैक दे दो, काफी अच्छा रहेगा। बुरा चाहो चाहे अच्छा हो, जैसा भी हो फीडबैक दे दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और फीडबैक तो जरूर दो प्लीज। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।